स्टूडेंट हमने कल जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि 3 अलग अलग पद्धतियां होती हैं, CGS, FPS और MKS। उनके बारे में हमने स्टडी कर ली। अब हम जा रहे हैं कि अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बात की जाए तो हमें एक पद्धति बनानी होगी और उसको हम बोलते हैं मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, SI प्रणाली। और ये मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति या प्रणाली बनाने के लिए एक संस्था है और उस संस्था का नाम है अंतरराष्ट्रीय भार तथा माप संस्था, जो निर्धारित करती है कि कौन कौन सी भौतिक राशियां इस प्रणाली में होनी चाहिए, मूल राशियां, और उनके मात्रक और उनकी परिभाषाएं क्या होनी चाहिए। अब ये जो पूरा सिस्टम है या पूरी जो प्रणाली है उसको फ्रांस में नाम दिया गया सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, और इसके ये जो फर्स्ट दो लेटर हैं S और I इनको ले लिया गया और शॉर्ट में इसको बोलते हैं SI प्रणाली। तो हम अब पढ़ेंगे SI प्रणाली में कौन कौन से मात्रक और कौन कौन सी भौतिक राशियां ली गई। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे कि ये जो अंतरराष्ट्रीय भार तथा माप संस्था है, इसने अभी मतलब 2018 में जो इसका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसकी मीटिंग हुई थी, उसमें मात्रकों की परिभाषाएं बदली हैं कि 1 मीटर की परिभाषा क्या होगी या 1 केजी की परिभाषा क्या होगी, तो वो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। तो चलिए SI पद्धति में देखते हैं हम कि कौन कौन सी। देखिए, हमने एक फिजिक्स में एक नियम पढ़ा है और वो नियम है एकीकरण। एकीकरण का मतलब क्या है कि हम बहुत सारी चीजों को एक ही रूल से, एक ही नियम से, एक ही सिद्धांत से समझाना चाहते हैं। जैसे हमने उदाहरण भी लिया था कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से हम कोई वस्तु नीचे गिरती है उसको समझा सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण से समझा सकते हैं। सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के चारों ओर, गुरुत्वाकर्षण के कारण। पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो बहुत सारी घटनाओं को सिर्फ एक नियम से, एक सिद्धांत से समझा सकते हैं, इसको बोलते हैं एकीकरण। तो हम यहां भी यही चाहते हैं कि हम कम से कम राशियां बनाएं, कम से कम मात्रक बनाएं और उन्हीं से सबको व्यक्त कर दें। तो जब हमारी जरूरत पूरी नहीं होती तो हमें नया मात्रक या नई राशि बनानी पड़ती है। नहीं तो हम ये चाहते हैं कि उसी से सबको व्यक्त कर दें। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई एक ये और एक ये दो लाइन है, इन दोनों लाइनों में क्या फर्क है। तो हमने बोला सर इसकी लंबाई कम है और इसकी लंबाई ज्यादा है। तो हम ये समझ गए कि दो चीजों को अलग अलग रखने के लिए, अलग अलग देखने के लिए उनमें किस चीज का अंतर हो सकता है, लंबाई का। तो लंबाई हमें एक भौतिक राशि यहां बनानी पड़ी इस तरह से। फिर लंबाई का मात्रक बनाया गया, फिर मात्रक की परिभाषा बनाई। तो जब हमारी जरूरत पूरी नहीं होती तो हमने एक भौतिक राशि बना ली, क्या, लंबाई। फिर हमने देखा, हमने एक पैकेट इस हाथ में लिया और एक पैकेट इस हाथ में लिया। हमने देखा ये वाला पैकेट चीनी का भारी है और ये हल्का है, तो दोनों का साइज तो एक जैसा है, एक जैसे बॉक्स में है। अब ये हल्का है, ये भारी है, क्या हम लंबाई से व्यक्त कर सकते हैं कि ये कितना भारी है, ये कितना हल्का है, ये 2 मीटर भारी है? नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो हमें नई राशि बनानी पड़ी। अगर हम कर सकते होते तो नहीं बनाते कभी भी। हम एक से ही सबको समझाना चाहते हैं। फिर हमने एक और भौतिक राशि बनाई जो ये बताती है कि कौन हल्का है और कौन भारी है। उसके लिए हमने नाम दिया द्रव्यमान, उसका मात्रक बनाया गया, परिभाषाएं बनाई। फिर हमने ये देखा कि भाई हमारी क्लास अभी और चलेगी। कितना चलेगी? क्या उसको लंबाई में व्यक्त कर सकते हैं कि 2 मीटर चलेगी? नहीं। क्या हम इसको ये बता सकते हैं कि 2 किलो चलेगी? नहीं। तो फिर उसके लिए एक नई राशि बनाई गई जिसको बोला गया समय, कि भाई समय बताओ कि कितना चलेगी। तो हमने बोला कि अभी 40 मिनट और चलेगी। या आपसे पूछा गया कि भाई आप कितने साल के हैं, तो आप कितने साल के हैं, तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम 2 मीटर हैं, हम 10 किलो हैं। आपसे साल पूछा गया तो आपसे एक समय बताना कि 14 ईयर या 15 ईयर या जो भी है। तो आपको फिर एक और जरूरत महसूस हुई कि भैया ये जो चीज है इस तरह की कि ये कार कितनी देर में पहुंचेगी, इस तरह की चीजों को हम लंबाई में व्यक्त नहीं कर सकते और द्रव्यमान में व्यक्त नहीं कर सकते। तो एक और बना लिया गया। क्या बनाया गया? तो पहले हमने क्या बनाया था? लंबाई। फिर क्या बनाया? द्रव्यमान। फिर क्या बनाया? अभी समय। ये 3 हो गए। अब
और बनाया है। फिर और हमने ये सोचा कि भैया एक चीज गर्म है और एक ठंडी है, तो ये जो है ये कितनी गर्म है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं ये 2 मीटर गर्म है, ना ये बोल सकते हैं कि 2 किलो गर्म है, ना ये बोल सकते हैं कि 5 सेकंड गर्म है। तो कोई चीज गर्म है या ठंडी है उसका पता लगाने के लिए उनका अंतर पता लगाने के लिए, जैसे ये लाइन बड़ी है ये छोटी है ना, ये दोनों लाइन में किसका अंतर है, लंबाई का। ये दोनों पैकेट में किसका अंतर है, द्रव्यमान का। ठीक है, तो इस तरह से दो चीजों को अलग अलग देखने के लिए हमें एक भौतिक राशि बनानी पड़ती है। तो हमने समय बना लिया, लंबाई और द्रव्यमान। अब हमने देखा कि कोई चीज कितना गर्म है या कितना ठंडी है, उसको व्यक्त करने के लिए हम ना तो लंबाई में उसको व्यक्त कर पा रहे थे, ना द्रव्यमान में और ना समय में। तो फिर हमें एक और चीज बनानी पड़ी और हमने उसको बोला तापमान, कि भैया इन दोनों में किस चीज का अंतर है, गर्म और ठंडे में किस चीज का अंतर है, तापमान का। इसी तरह से फिर हमने और भौतिक राशियां बनाई। फिर हमने ये बोला कि किसी भी चालक तार में से जब हम उसमें एक सेल लगाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं, तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये ऐसे देखा गया, प्रयोगों से सिद्ध हुआ। तो हमने बोला कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, 2 मीटर, नहीं चला, 2 किलो विद्युत धारा नहीं। तो हमने उसके लिए फिर एक और बनाना पड़ा, एक और भौतिक राशि बनानी पड़ी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ठीक है, इतना हमने बता दिया। फिर हमने नंबर 6, फिर हमने ये देखा कि प्रकाश की तीव्रता कितनी है। तो हमने एक टॉर्च को बिल्कुल पास में रखा, तो हमने देखा यहाँ बहुत ज्यादा प्रकाश की तीव्रता है। जैसे जैसे उसको दूर लेके जाते हैं, एक निश्चित क्षेत्रफल पर प्रकाश की मात्रा या प्रकाश की तीव्रता घटती चली जाती है। तो यहाँ ज्यादा उजाला है, यहाँ कम उजाला है, इसके लिए हमें एक और राशि बनानी पड़ी कि यहाँ पे ऐसा कैसा है, यहाँ पे ज्यादा उजाला है, यहाँ पे कम उजाला है। तो हमने उसके लिए एक नई राशि बनाई, प्रकाश की तीव्रता। ये इस तरह से सोचा गया वैज्ञानिकों द्वारा और ऐसे एसआई पद्धति में राशियां बनाई गई। फिर नंबर 7, एक और राशि बनाई गई। हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं इनसे व्यक्त हो जाए, लेकिन जब नहीं हो पा रहा, जब हमारी मजबूरी हो जाती है, तो हमें नई राशि बनानी पड़ती है। फिर हमने एक और राशि बनाई कि ये जो है चौक, इसमें कितने अणु हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें कितने परमाणु हैं, बताइए। तो क्या मीटर में बता सकते थे, नहीं। द्रव्यमान में नहीं बता सकते, तापमान में नहीं बता सकते, किसी में भी नहीं बता सकते। किलोग्राम बोलेंगे तो वो तो इसका भार हो जाएगा। हमें क्या बताना है, संख्या किसकी, अणु और परमाणु। तो हमने इसके लिए भी एक निश्चित किया कि अगर हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताना है, पदार्थ की मात्रा किलोग्राम में नहीं बतानी है, हमें गिन के बतानी है। एक तो बताना है, जैसे मान लो हम 1 किलो टमाटर लेके आए, तो एक तो हमने बताया ये 1 किलो टमाटर है। दूसरा फिर हम उन्हें गिन के भी बता सकते हैं कि 1 किलो में ये कितने टमाटर हैं, 10। दो अलग अलग चीज हो गए ना बताने के, पदार्थ की मात्रा को बताने के, 10 टमाटर और 1 किलो टमाटर। तो द्रव्यमान क्या बताता है, उनका भार। जबकि यहाँ हम क्या करेंगे, काउंट करके बताएंगे कि इसमें कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा से आपको द्रव्यमान में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये 7 राशियां निर्धारित की गई और इसके अलावा जितनी भी राशियां हैं उनको इनसे ही बना दिया गया। जैसे हमसे बोला गया चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। जैसे तापमान क्या बताता है, कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। तो चाल क्या बताता, चाल क्या है, एक भौतिक राशि है। चाल क्या है, क्योंकि भौतिक राशि होती है जिसको नाप सकते हैं। आप चाल को नाप सकते हैं, आपके बाइक के मीटर में बता देता है कि आपकी जो बाइक है वो किस चाल से चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से या 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो चाल को आप नाप सकते हैं, चाल एक भौतिक राशि है। तो क्या इसको मूल मात्रकों में रखना चाहिए या मूल राशियों में रखना चाहिए, नहीं। क्यों, क्योंकि हमने देखा जैसे ताप ये बताता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है। चाल क्या बताती है, हमने बोला चाल ये बताती है कि एक कार फास्ट चल रही है कि स्लो। अगर चाल ज्यादा होगी तो कार फास्ट चल रही होगी और चाल कम होगी तो कार स्लो चल रही होगी। तो जैसे ताप बताता है वैसे ही चाल भी बताती है कि कोई भी वस्तु कितनी फास्ट चल रही है या कितनी
स्लो चल रही है, कितनी तीव्र है या कितनी मंद है। तो हमने बोला चाल को क्या इतनी जगह मिलेगी, तो पहले हमने सोचा कि चाल को क्या लंबाई से व्यक्त किया जा सकता है, यस किया जा सकता है, दूरी लंबाई तो है। चाल को क्या इनमें से किसी से व्यक्त किया जा सकता है, हमने बोला किया जा सकता है लंबाई और समय की सहायता से। तो क्या इसको अलग से चाल के लिए एक अलग से मात्रक बनाने की आवश्यकता है या अलग से इसको मूल राशि बनाने की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हम कम से कम भौतिक राशियां बनाना चाहते हैं, बाकी जितनी भी राशियां हैं उनसे ही व्यक्त कर देते हैं। एकीकरण का सिद्धांत यहाँ पे हम लोग काम में लेते हैं। चलिए अब हमने ये चीज बना ली और अब हम इसको सारणी के रूप में तैयार कर लेते हैं। और हमने ये है सीधी लंब और ये है भौतिक राशि। कौन सी भौतिक राशि है? और यहां पे हम उसके मात्रक लिखेंगे, मात्रक, और यहां हम सिंबल को हम बोलते हैं चिन्ह। ये चीजें हम लोग लिखेंगे। तो ये तो हमने लिख लिया और ये भी देख लिया कैसे कैसे बनाई गई। लंबाई के लिए मात्रक बनाया गया मीटर और इसका चिन्ह हमने लिखा स्मॉल है। इसी तरह से द्रव्यमान के लिए बनाया गया किलोग्राम। अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं हम लोग, वैसे ग्राम भी हो सकता है मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है कि अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर द्रव्यमान को किसमें नापा जाएगा? किलोग्राम। लंबाई को किसमें नापा जाएगा? मीटर में। और इसके लिए चिन्ह बनाया गया हमने समय के लिए हमने बनाया मात्रक सेकंड और इसके लिए स्मॉल एस लिखेंगे हम लोग। तापमान के लिए हमने बनाया केल्विन और इसके लिए लिखेंगे के। विद्युत धारा के लिए बनाया गया हमने एम्पियर और इसके लिए लिखेंगे ए। प्रकाश की तीव्रता कैंडेला और इसके लिए लिखेंगे CD। और पदार्थ की मात्रा मोल और इसके लिए लिखेंगे MOL। तो मोल आपको क्या बताता है कि अगर मान लो एक मोल है हमारे पास, तो आपको ये बताता है कि एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, संख्या बताता है ना, ऐसा नहीं बताता कि भार कितना होगा। तो ये हमारे पास अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हमने कुछ ये जो संस्था है इन्होंने कुछ राशियां निर्धारित की और इनको बोला गया मूल राशि। ये कौन सी है? मूल राशि किसकी? अंतरराष्ट्रीय पद्धति की। मूल राशियों में ये 7 राशि को रखा गया। फिर कुछ सालों बाद फिर मीटिंग हुई और ये सोचा गया कि कोई ऐसी राशि तो नहीं है जिसको इनसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो हमने बोला एक ऐसी राशि है, वो कौन सी है? एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो ये लाइन इससे कितना ऊपर है? ये लाइन इस लाइन से, ये वाली जो लाइन है ये लाइन इस लाइन से कितना ऊपर है? क्या हम उसको मीटर में, किलोग्राम में, एम्पियर में किसी से व्यक्त कर सकते हैं? हमने बोला नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो हमारी मजबूरी होगी इसके लिए भी एक मात्रक बनाया जाए। ये लाइन, ये दोनों लाइनों के बीच में कितनी ऊंचाई है? ये एक लाइन है जिसको हमने, या ये हमारा हाथ है जिसको हमने ऐसा खड़ा कर दिया, तो ये जो ऊंचाई है ये कितने, इसको किससे व्यक्त करेंगे? तो हमने फिर सोचा इसको एक नया नाम दे देते हैं कोण। हमने इसको क्या नाम दिया? कोण। ए से 30 डिग्री ऊपर है या 40 डिग्री ऊपर है। तो फिर एक और नई राशि बनाई गई, इसको बोला हमने समतल कोण। वो कोण जिसको समतल में बना सकते हैं उसको बोलते हैं समतल कोण। तो यहाँ पे अब क्योंकि ये रियल राशियां तो पहली मीटिंग में पास हो गई थी, तो जो बच्चा एक बार एग्जाम देता है पास नहीं होता, दूसरी बार एग्जाम में बैठता है पास होता है, उसे क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। तो ये जो दोबारा राशियां आई, 2 राशियां आई, समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण और ठोस कोण को क्या बोला गया? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरक। क्या बोलते हैं? पूरक राशियां। इसको क्या बोलते हैं? कुछ वर्ड आप इंग्लिश में ही समझते हैं। सप्लीमेंट्री।
क्वांटिटी। इसमें दो राशियां निर्धारित की गई, हालांकि ये इसके बराबर ही है, बट क्योंकि ये फर्स्ट टाइम में थी, ये सेकंड टाइम में थी, तो इसमें भी दो राशियां ली गई। पहली थी नंबर 1, कौन सी? समतल कोण। समतल कोण, और समतल कोण का मात्रक बनाया गया रेडियन। क्या बनाया गया? रेडियन। और उसको व्यक्त करते हैं, चिन्ह बनाया गया RAD। चिन्ह क्या बनाया गया? RAD, रेडियन। इसी तरह से फिर दूसरी राशि आई ठोस कोण। ठोस कोण, इसके लिए मात्रक बनाया गया स्टेरेडियन, और इसको व्यक्त करते हैं SR से, स्टेरेडियन। बस 7A और 2A 9 के अलावा और कोई राशि नहीं बनाएगी। घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल सबको या और भी हजारों को इनसे ही व्यक्त किया जा सकता है, 9 से। तो अब तक इन 9 के अलावा कोई भी राशि को मूल राशि या पूरक राशियों में नहीं रखा गया है। इन 9 से अभी तक हमारा काम चल रहा है। हो सकता है विज्ञान में और कोई तरक्की हो, कोई नई राशि आ जाए, लेकिन फिलहाल अब तक 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां से काम चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें ये है कि ठोस कोण क्या होता है। समतल कोण आप समझते हैं क्या होता है? समतल कोण तो ये दोनों लाइनों के बीच में समतल कोण। समतल क्या होता है? दो अक्षों के बीच में जो दीवार होती है उसको बोलते हैं समतल। दो अक्षों के बीच में जो दीवार होती है उसको बोलते हैं समतल। कौन कौन से अक्ष होते हैं? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष। तो ये जो दीवार होगी, ये वाली, मान लो ये जो वहां है, ये कॉर्नर, ये मूल बिंदु है। ये जो ऊपर लाइन गई ये वाई अक्ष है, ये जो इधर लाइन आई ये एक्स अक्ष है, और वो सामने जो लाइन गई है वो जेड अक्ष है। हालांकि वो भी अच्छे से नहीं है क्योंकि तीनों के बीच में लंबाई वो थोड़ी इधर मुड़ गई है। मुड़ना नहीं चाहिए था, बिल्कुल सीधा आना चाहिए। तो तीनों के बीच में कोण कितना होना चाहिए? 90। तीनों के बीच में आपस में कितना कोण होना चाहिए? तो बताइए, एक्स और वाई के बीच में कोण कितना है? 90 है। अच्छा ये बताइए, वाई और जेड के बीच में कोण कितना है? 90। और एक्स और जेड के बीच में कोण कितना है? 90। अब ये जो दीवार है ये किन दो अक्षों के बीच में आती है? ये वाली दीवार पूरी, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में आती है। इसको बोलेंगे हम एक्स वाई समतल। इसको क्या बोलेंगे? तो इस समतल पे जो कोण बनाया जा सकता है उसको बोलते हैं समतल कोण। अच्छा, वो जो दीवार है वो कौन सा समतल है? वो दीवार वो किन किन दो अक्षों के बीच में आती है बताइए? वो एक वो वाला अक्ष और एक वो वाला अक्ष, मतलब वाई और जेड। उस समतल का नाम क्या है? वाई जेड समतल। अच्छा, ये जो फर्श है ये कौन सा समतल है? ये एक्स अक्ष और वो जेड अक्ष। वाई का तो कोई रोल ही नहीं है, इसलिए तो नीचे है ना ऐसा, और वाई तो ऊपर की तरफ है। ये कौन सा समतल है? तो 3 समतल होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड। तो ये समतल कोण है जो अगर हम यहाँ पे 2 लाइन खींच देंगे ऐसे, तो उनमें जो कोण होगा वो कौन सा होगा? समतल कोण। चाहे उस दीवार में 2 लाइन खींच देंगे, समतल कोण। समतल कोण किसी समतल में होता है। अच्छा, ठोस कोण क्या होता है? तो हम ठोस कोण को देखने के लिए, समझने के लिए सब्जी मंडी गए और हमने वहां पे एक तरबूज लिया, और तरबूज वाले को बोला भैया इसको थोड़ा टेस्ट कराओ, ये लाल है या नहीं। तो वो ऐसा एक चीरा मारता है और एक ऐसा फाँक निकालता है, बोलता है ये लो टेस्ट कर। तो वो जो कोण बना ठोस में, आप जब उस कोण को देखते हैं तो पूरा चारों तरफ से बनता है, वो इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी सब तरफ। तो ठोस के अंदर जो कोण बनेगा उसको क्या बोलते हैं? ठोस कोण। क्या बोलते हैं? ठोस कोण बोलते हैं। तो हमने ये बोला कि इस तरह से कोई भी कोण बनता है, जैसे हमने इसको ऐसा पकड़ा और ये एक कोण बना दिया, तो अंदर वाला ये जो कोण है उसको बोलते हैं ठोस कोण। आपने सॉफ्टी खाई है, आइसक्रीम खाई है, उसमें कोण होता है। अब ये वाला जो ये आगे का भाग जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, जैसे ये ऐसा है, तो ठोस कोण कितना है? ठोस कोण चारों तरफ होता है ऐसा। ठोस कोण कैसा होगा? तो अगर मान लो इस तरह से कोई है, ये आपने तरबूज का एक पीस निकाला है ऐसा, तो ठोस कोण कैसा होता है? ऐसा गोल, ऐसा। तो ये कोण ऐसा है, अभी कम है, फिर जैसे जैसे इसका मुंह बड़ा होता जाएगा, बोलेंगे ठोस कोण बड़ा होता जा रहा है। ये बड़ा होते होते कितना फैल जाएगा? ये इस तरफ भी फैल रहा है और उस तरफ भी फैल रहा है। बड़ा होते होते ये पूरा गोला बन जाएगा, पूरा तरबूज बन जाएगा। तो ऐसा करते करते ठोस कोण क्या होता है? किसी ठोस के अंदर होता है। बोर्ड पे हम उसको ढंग से नहीं बना सकते क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों अक्ष होते हैं।
तीनों अक्ष होते हैं। बोर्ड पे हम कितने अक्षों में बना सकते हैं? सिर्फ 2 अक्ष में। लेकिन तीसरा अक्ष में ऐसा बनाना पड़ा, जबकि होता कैसा है? ऐसे सामने की तरफ होता कैसा है? ऐसा होता है सामने की तरफ। लेकिन सामने की तरफ कहां बनाए? यहाँ तो बोर्ड ही नहीं, हवा में तो बना नहीं सकते, तो हम ऐसा बना देते हैं। क्योंकि ये कौन सा डायग्राम है? 3D, 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशन एक्स वाई जेड होंगे। तो हम बोर्ड पे कौन सा डायग्राम बना सकते हैं? 2D। तो ये जो है, ये जैसे जैसे कोण का मुंह बड़ा होता जाएगा, हम बोलेंगे ठोस एंगल बढ़ रहा है, सॉरी ठोस कोण बढ़ रहा है। ठीक है, तो ठोस कोण ठोस में होता है और समतल कोण समतल में होता है। इसका मात्रक निर्धारित कर दिया गया। ये कौन सा है? समतल कोण। ये मान लो त्रिज्या है r, ये कोण है थीटा, या इसको d थीटा भी ले सकते हैं, छोटा कोण है तो, और ये है ds। तो अगर हम d थीटा मतलब रेडियन में कोण को नापना चाहें तो ये कितना हो जाएगा? d थीटा बराबर ds अपॉन r। सबने फॉर्मूला पढ़ा है, कोण बराबर 4 बटे त्रिज्या, और थीटा d थीटा है, जहां ds है और त्रिज्या r है। अब फिर से सुनिए, अगर ds और r बराबर होंगे, ds भी 1 मीटर है और r भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है और जो चाप काटा है वो भी 1 मीटर है। अगर दोनों बराबर हैं, या दोनों 2-2 मीटर है, दोनों बराबर होने चाहिए। अब अगर दोनों बराबर हैं तो d थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1। तो इससे हम क्या बात बता सकते हैं? 1 रेडियन कितना होता है? 1 रेडियन कितना होता है? 1 रेडियन की परिभाषा सुनिए, कितना होता है कि किसी वृत्त के केंद्र पर अंकित वह कोण, किसी वृत्त के केंद्र, वृत्त बनेगा ऐसा, किसी वृत्त के केंद्र पर अंकित वह कोण जिसके लिए वृत्त द्वारा काटा गया चाप त्रिज्या के बराबर हो, वो कोण 1 रेडियन होता है। तो 1 रेडियन की परिभाषा क्या होगी? अगर ये दोनों बराबर होंगे तो d थीटा का मान 1 रेडियन हो जाएगा। ये क्या है? ये है चाप और ये क्या है? त्रिज्या। तो किसी वृत्त के केंद्र पर अंकित या काटा गया वह कोण जिसके लिए चाप किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर। इसी तरह से इसको हम व्यक्त करते हैं d ओम से। ओम आपने प्रतिरोध के लिए चिन्ह पढ़ा होगा, यहाँ पे उस चिन्ह को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं? उस चिन्ह को हम ठोस कोण के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये उस कोण के लिए हमने क्या पूरा ये वाला कोण ऐसा है तो ये पूरा गोल होता है। ठीक है, जैसे आपने कौन खाया, सॉफ्टी खाई है, वैसे इसको हम लिखते हैं d ओम। और यहाँ पे एक लाइन नहीं होगी, यहाँ पे पूरा एक क्षेत्रफल आएगा। जैसे तरबूज को काटते हैं तो वो जो पीस आता है उसमें जो ग्रीन वाला भाग है वो क्या है? एक आयत की तरह है या वर्ग की तरह है, तो वो उसका क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल। तो ये जो भाग है, ये वाला जो काटा गया है, इसका क्षेत्रफल मान लिया dA है, dA छोटा क्षेत्रफल। d जहां लगा देते हैं इसका मतलब है बहुत छोटा, d थीटा मतलब बहुत छोटा कोण, ds मतलब बहुत छोटा काटा गया चाप। तो ऐसे ही dA, आप अगर बड़ा क्षेत्रफल है तो उसको a भी लिख सकते हैं और इसको फिर ओम लिख सकते हैं। d के साथ लगाया, इसका मतलब d का मतलब होता है डिफरेंस, तो जो अंतर है वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो बहुत छोटी चीजें लिखेंगे। जैसे मान लो ये लंबाई है यहां से यहां तक की, ये लंबाई है l, हमें तो इतनी सी लंबाई चाहिए, इतनी सी लंबाई चाहिए, तो इसको लिख देते हैं dl। क्या लिख देते हैं? dl, सूक्ष्म लंबाई। तो वही चीजें हैं यहाँ पे। तो ये d जो लगाया है इसका अलग से कोई मतलब नहीं है। ये क्या है? बहुत छोटा ठोस कोण। ये क्या है? बहुत छोटा क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल होता है d ओम बराबर dA अपॉन r स्क्वायर। 1 स्टेरेडियन कितना होता है? इसकी परिभाषा यहां से बना सकते हैं। कैसे? 1 स्टेरेडियन किसी गोले के केंद्र पर, यहां वृत्त कर रहे हैं तो यहां क्या लेंगे? गोला। यहां हमने क्या लिया था? वृत्त का केंद्र। यहां क्या लेंगे? गोले का केंद्र। तो 1 स्टेरेडियन किसी गोले के केंद्र पर अंकित वह कोण है जिसके लिए काटा गया क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। तो वो कोण कितना होगा? 1 स्टेरेडियन। अगर काटा गया क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, तो d ओम का मान कितना आ जाएगा? 1। मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन कितना होता है? किसी गोले के केंद्र पर अंकित वह कोण जिसके लिए काटा गया क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कि SI पद्धति में कौन कौन सी मूल राशियों को रखा गया और उसके साथ 2 व्युत्पन्न राशियों को भी रखा गया है। समतल कोण और ठोस कोण, उनके मात्रक क्या होते हैं, उनके चिन्ह क्या होते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी।
सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।